कि क्लैट 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, यानी कि पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आई हैं जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा? असम अकॉर्ड प्रोवाइडेड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू, अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड भी करता है, उसको शेयर भी करता है, उसको स्टोर भी करता है, उसके लिए भी किसी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसमिस कर दी पिटिशन फॉर पैसिव यूथनेशिया, स्टेटिंग दैट पिटिशनर्स केस डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन है वो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा, क्योंकि लीगल रीजनिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो लीगल रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये ट्रेंड रहा है कि मिसलेनियस टॉपिक से, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट से भी पैसेजेस पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्लैट 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, यानी कि पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आई हैं जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, जिनसे पैसेज आपसे पूछा जा सकता है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ताकि जब ये पैसेज आप लोगों के सामने पेपर में आ जाए तो आप लोगों को आइडिया हो कि क्या ये कॉन्सेप्ट है और कैसे इसको डील करना है। ठीक है जी। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन विद द सेशन। तो सबसे पहली जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट रिकॉग्नाइजिंग असम अकॉर्ड बाय 4:1 मेजॉरिटी। ठीक है। तो फर्स्ट कहां किससे रिलेटेड है? हमारी सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बाय 4:1 मेजॉरिटी विद 5 जजेस। कौन कौन थे इस बेंच पे? DY चंद्रचूड़, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा। सो जस्टिस पर्दीवाला ने डिसेंट किया था, क्योंकि हमने क्या देखा यहां पर 4:1 मेजॉरिटी से ही पास हुआ है। 4:1 में जो डिसेंटिंग है वो कौन है? जस्टिस पर्दीवाला, डिक्लेयरिंग सेक्शन 6A अनकॉन्स्टिट्यूशनल विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर इफेक्ट से, arguing that cutoff date was arbitrary and had become flawed over time। कि जो ये arbitrary date, जो cutoff date डिसाइड की गई है इसकी एप्लीकेशन की, वो arbitrary है और ये flawed है। Then जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा? असम अकॉर्ड प्रोवाइडेड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू इलीगल माइग्रेशन इश्यूज while section 6A served as the legislative framework to address these concerns। यानी कि एट प्रेजेंट जो वहां पर असम में इलीगल माइग्रेंट्स का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए बदलाव लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया। ठीक है। Then the majority held section 6A balances humanitarian concerns with the need to protect the local population। कि हाँ, हमारे देश में जनरली हम रेफ्यूजीज को वेलकम करते हैं, उनको रेफ्यूज यानी कि रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, बट उसके साथ साथ हमें लोकल पॉपुलेशन के भी इंटरेस्ट का ध्यान रखना होगा, justifying Assam's distinct treatment compared to other states sharing a border with Bangladesh। The cutoff date of March 25, 1971 was deemed rational, linked to significant historical events during Bangladesh war, highlighting the importance in the context of immigration issues। तो ये जो डेट फिक्स की है कट ऑफ डेट, इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है? क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड है, या हिस्टोरिकल इवेंट से इसका रिलेशन है, क्योंकि उस समय जो बांग्लादेश के साथ वॉर चल रही थी उसके हिसाब से कट ऑफ डेट डिसाइड की गई थी कि कौन रेफ्यूजीज होंगे, किनको यहां पर इंडिया का सिटीजनशिप का दर्जा दिया जाएगा या किसको नहीं दिया जाएगा। कोर्ट रूल्ड दैट प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन असम डज नॉट इनहेरेंटली इन्फ्रिंज ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। ओके, सो दिस इज सम डिफरेंट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे जजमेंट आई है रिसेंटली। ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड क्या जजमेंट आई है? अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड भी करता है, उसको शेयर भी करता है, उसको स्टोर भी करता है, उसके लिए भी किसी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। ठीक है जी। नॉट जस्ट एनी पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट, बट एनी पर्सन हु इज डाउनलोडिंग इट, एनी पर्सन हु इज ट्रांसमिटिंग इट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे एम्फेसाइज किया है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। Now, Supreme Court referred to Madras High Court decision as atrocious और कहा, recognize किया the harm caused by child sexual exploitation। कोर्ट ने clarify किया individuals who view such content even without prior knowledge could be held liable if they fail to report it।
यानी कि आपके सामने कोई ऐसी वीडियो पिक्चर आती है जिससे आपको पता चल रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, और आपने उसको कंसर्न्ड अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया, तो भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट एनी फॉर्म ऑफ पोजेशन, किसी भी फॉर्म में आप उसको पोजेस कर रहे हो, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इज पनिशेबल अंडर द पॉक्सो एक्ट, reinforcing accountability for individuals who possess such material। यानी कि आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता था मेरे फोन में कब ये डाउनलोड हो गया, कब ट्रांसफर हो गया। It will be presumed if any such material is found in your phone or on your computer or on your laptop, it will be presumed that you had the knowledge and you did not report it, and आपके खिलाफ फिर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस किया नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स इन स्कूल टू एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड लीगल इंप्लीकेशंस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कि स्कूल्स में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए ताकि उनको पता हो व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट इज मैनिपुलेशन एंड व्हाट इज नॉट सेक्सुअल मैनिपुलेशन। ठीक है जी। कोर्ट अंडरस्कोर्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, कि पब्लिक अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है जिससे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इंस्टेंसेस जो हैं वो घट सके। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया all courts to adopt the new terminology and to recognize the seriousness of offenses related to child sexual exploitation in their rulings. Court has urged the parliament to amend the POCSO Act to reflect these changes and improve the legal framework। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशंस दिए और पार्लियामेंट को भी डायरेक्ट किया कि आप पॉक्सो एक्ट में बदलाव करें, अमेंडमेंट करें और इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करें कि जिससे कि माइनर्स के या चिल्ड्रंस के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और जो भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाए या ऐसे मटेरियल को पोजेस भी करे उसको भी इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल टू एवरी वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहां पर कोई भी फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस सफर करती है, यानी कि कोई फिजिकल इंजरीज, इमोशनल डिस्ट्रेस, अगर सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वो मैरिड विमेन है चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही फीमेल है, दोनों को ही अधिकार है डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक्शन लेने का। अब एक और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चीज ऐड कर दी है कि यहां पर रिलीजन का कोई भी बैरियर नहीं है, किसी भी धर्म की जो विमेन है वो यहां पर डीवी एक्ट के अंडर एक्शन ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन September 10th that the protection of women from domestic violence act applies to women of all religion and social background, affirming its status as a critical component of India's civil code। यानी कि ये एक ऐसी सेक्युलर लेजिस्लेशन है। इस पीस को हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ सेक्युलर लेजिस्लेशन। Why do we say it is a secular legislation? Because it treats religions, all religions equally, no discrimination on the basis of religion। A woman petitioned under Section 12 of Act leading to a magistrate's order for her husband to pay 12,000 per month in compensation. Dissatisfied with this order, husband appealed that appellate court dismissed this appeal due to delays. Now, after appellate court's decision, husband filed a Section 25 application to alter the previous order. However, magistrate ने उसको dismiss कर दिया, prompting him to appeal again, which led to a remand to the magistrate for reconsideration of application. Wife ने contend किया husband's application was invalid, arguing that it aimed to overturn the 2015 order instead of seeking a legitimate alteration, modification, revocation under DV Act. Husband ने क्या argue किया? That wife had misrepresented her employment status to obtain financial support and insisted his application under Section 25 was necessary to address this misrepresentation। कि husband wife के बीच का टसल चल रहा है कि जी इसने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को गलत बताया है, झूठा बताया है ताकि ये मुझसे फाइनेंशियल हेल्प ले सके। ठीक है जी। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया एनी एप्लीकेशन फॉर ऑल्टरिंग मॉडिफाइंग ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 12 मस्ट रिलेट टू सर्कमस्टांसेस अकरिंग आफ्टर द ओरिजिनल ऑर्डर वाज इशूड एंड नॉट बिफोर दैट। और फिर कोर्ट ने साथ में ये भी कहा, कोर्ट्स रूलिंग रीइंफोर्स दैट एक्ट सर्व्स ऑल वुमेन इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और सोशल स्टेटस, thereby strengthening the protection of their constitutional right। तो मेन एम्फेसिस इस जजमेंट का क्या था? दो चीजें थी। एक तो ये कि हर रिलीजन की फीमेल को, वुमेन को डीवी एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, जब ये डिसाइड करना है डीवी एक्ट के अंदर कि कितनी मेंटेनेंस, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट फीमेल को प्रोवाइड किया जाएगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? कि केस फाइल होने के बाद
विमेन की क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, और जो उसका हस्बैंड है या जो उसका लिव इन रिलेशनशिप का पार्टनर है उसकी क्या कंडीशन है, उसके बेस पर उसको मेंटेनेंस अवार्ड की जाएगी। ठीक है जी। अब आगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। द चार्ज अंडर सेक्शन 6 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट was dismissed by the court, found no evidence of dowry demands or misappropriation of स्त्रीधन। यहां पर हम स्त्रीधन की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया, ये स्त्रीधन पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, स्त्रीधन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाइड किया डॉटर द सोल ओनर ऑफ स्त्रीधन, यानी कि शादी के समय जो भी बेटी को देते हैं, चाहे उसके पेरेंट्स देते हैं चाहे उसके इन लॉज देते हैं, वो उसकी सोल ओनर बन जाती है। शी बिकम्स द सोल ओनर, और वो स्त्रीधन है, उसकी प्रॉपर्टी है। had not given in her father power of attorney to act on her behalf, making his legal action non maintainable। यानी कि कल को मान लो डाइवोर्स होता है और फादर कहता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी में जो जो चीज दी थी मुझे वापस दे दो, नहीं, वो बेटी क्लेम कर सकती है क्योंकि वो उसका स्त्रीधन है, फादर नहीं क्लेम कर सकता है। ठीक है जी। So the judgment stressed that criminal proceedings should seek justice and not to be used to settle personal scores। कि जस्टिस भी सही तरीके से होगी, ऐसे नहीं है कि फादर को आर्बिट्ररी राइट्स दे दिए। फादर वो प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं कर सकता जो उसकी बेटी को बिलोंग करती है। नाउ स्त्रीधन जो है एक्सक्लूसिवली उसकी डॉटर की प्रॉपर्टी है, वो उस पर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है जी। नाउ सब क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट काफी न्यूज में रही थी बहुत लंबे समय के लिए, जिसमें ये डिस्कस किया गया कि जैसे ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट कास्ट को डिफरेंट वेटेज दी गई है, इतनी रिजर्वेशन आपको दी जाएगी। वैसे ही इस केस में कहा गया शेड्यूल कास्ट में भी ये सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट में भी जो जो कास्ट हैं उनके लिए कुछ वेटेज फिक्स की जानी चाहिए। So, a 7-judge bench of Supreme Court with a 6:1 majority ruled that sub-classification of scheduled caste is permissible। कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है। ओवरटर्निंग द ईवी चेन्नैया रूलिंग। इससे पहले ईवी चेन्नैया जजमेंट थी जिसमें कहा था कि नहीं भाई, हम ऐसी कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया है और सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को परमिसिबल कर दिया है। ठीक है जी। Previous ruling which led to Supreme Courts could not be subclassified due to their homogeneity under Article 341. Bench included Chief Justice D.Y. Chandrachud, Justice Vikram Nath, Pankaj Mittal, Manoj Mishra, B.R. Gavai, Bela M. Trivedi, Satish Chandra Sharma, Justice Bela M. Trivedi। उन्होंने डिसेंट किया था। अब देखो क्या हुआ इस केस में, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को परमिट किया गया। 2004 में जो चिन्नैया का जजमेंट आया था उसको ओवरटर्न यानी ओवर रूल कर दिया गया, जिसमें क्या कहा गया था इस जजमेंट में, दैट शेड्यूल कास्ट कैन बी सब क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का जो लीडिंग बेंच था उन्होंने इसके साथ अग्री किया। और डाइसेंटिंग ओपिनियन किसका था इसमें, डाइसेंटिंग ओपिनियन इसमें बेला त्रिवेदी का था, जस्टिस बेला त्रिवेदी का था। ठीक है जी। और क्या होता है इसमें, इट एम्पावर स्टेट टू सब कैटेगराइजेशन फॉर टारगेटेड रिजर्वेशन बेनिफिट्स। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि स्टेट्स को पावर दे दी गई। स्टेट्स अगर चाहें तो शेड्यूल कास्ट में बाइफरकेशन कर सकते हैं। बाइफरकेशन मतलब अगर किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट में ज्यादा हैं और दूसरी के कम है, तो दूसरों को भी तो अधिकार मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की वही सारा रिजर्वेशन का बेनिफिट ले जाएं। जो शेड्यूल कास्ट में माइनॉरिटी में है उनको भी तो कुछ वेट परसेंटेज मिलनी चाहिए। तो स्टेट को पावर दी गई कि वो उनके लिए कुछ वेटेज फिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल एक्सक्लूड्स इकोनॉमिकली एडवांस्ड शेड्यूल कास्ट। तो क्रीमी लेयर अब शेड्यूल कास्ट पे भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि अगर शेड्यूल कास्ट के उसके जो भी व्यक्ति इसका बेनिफिट क्लेम कर रहा है उनकी जो घर की इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा है, या उनके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, फिर वो ये बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। ताकि जो एक्चुअल इस प्रोविजन की रिक्वायरमेंट में है उन लोगों को इस चीज का फायदा पहुंचाया जा सके। सब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा टू इंश्योर इक्विटी इन रिजर्वेशन बेनिफिट्स। मतलब एक प्रॉपर डेटा इकट्ठा किया जाएगा जिससे ये पता चले कि इस कैटेगरी के, इस कास्ट के कितने लोग हैं, कितने लोग इसका बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, कितने लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला है, उसके बेसिस पर फिर सब क्लासिफिकेशन अलाउ होनी चाहिए। ठीक है जी। अब है नॉट अ केस, अगला है पैसिव यूथनेशिया पे।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक्सप्रेसेस रिलक्टेंस टू एंटरटेन यूथनेशिया प्ली ऑफ मैन इन वेजिटेटिव स्टेट। अब देखो, हमने क्या पढ़ा है, पैसिव यूथनेशिया हमारे देश में अलाउड है, बट उसके लिए भी हमने कुछ कॉशियस स्टेप्स रखे हैं कि एक लिविंग विल बनाई जाएगी, उसको अगर हमें इन्फोर्स लाना है तो पहले एक मेडिकल बोर्ड चेक करेगा कि क्या ये व्यक्ति सही में वेजिटेटिव स्टेट में है या नहीं, क्या इसका कुछ स्कोप ऑफ रिकवरी है या नहीं। अब यहां पर इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसमिस कर दी पिटिशन फॉर पैसिव यूथनेशिया, स्टेटिंग दैट पिटिशनर्स केस डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया, कि वो पैसिव यूथनेशिया के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है, एंड ही वाज नॉट फुली रिलायंट ऑन लाइफ सपोर्ट, यानी कि अभी भी स्कोप है कि वो जिंदा बच सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से क्या ले डाउन किया, देखो पैसिव यूथनेशिया कब अलाउ करते हैं, जब व्हेन अ पेशेंट इज टर्मिनली इल और इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट मतलब उसकी हेल्थ में, उसकी जो वेलबींग है उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, बहुत सालों से वो कोमा में है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर्स का भी ये ओपिनियन है कि वो उसके हेल्थ में अब कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। उस केस में फिर क्या है, वहां पर उसका पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है। पिटिशनर 30 साल का है, he has been in permanent vegetative since 2013 after severe head injury. His family argued for euthanasia due to his 100% disability. Delhi High Court ने previously इसको dismiss कर दिया था, stating that petitioner was not on life support and thus did not qualify for passive euthanasia, कि वो life support system पर नहीं है। Now let's see what happened here. ये हमने पढ़ लिया। Only passive euthanasia permitted in India, active euthanasia remains illegal. Passive euthanasia कब है, जब उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम विड्रॉ कर लेते हैं। अब इस केस में वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है ही नहीं, अगर अब इस केस में हम यूथनेशिया अलाउ करेंगे तो वो क्या हो गया, वो एक्टिव यूथनेशिया हो जाएगा। हमारे देश में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। कोर्ट इश्यूज नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर बेटर केयर ऑप्शंस फॉर पिटिशनर, रूलिंग बेस्ड ऑन कॉमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 में कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी कि पैसिव यूथनेशिया को लीगल सैंक्शन या परमिशन दी गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नाउ बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल ओकेजन्स पर इस सिचुएशन को, इस स्टेटमेंट को दोहराया है। दिस स्टेटमेंट, बेल इज द जनरल रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, दिस वाज स्टेटेड बाय our late or ex chief justice or the ex justice justice Krishna Iyer. Justice Krishna Iyer की स्टेटमेंट है that bail is the bail is the rule and jail is an exception, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जब भी आप किसी व्यक्ति को कहीं बंदी बनाते हो, डिटेन करते हो, उसका मूवमेंट का राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ही आर्बिट्रेरीली किसी को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल सकते। जहां पर स्कोप है कि हाँ वो व्यक्ति बदल सकता है, उसका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, वहां पर हम उसे वो मौका जरूर देंगे और उसको जेल में बंद नहीं रखेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, अप्लाइज टू पीएमएलए केसेस, एम्फेसाइजिंग प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। Court granted bail to Prem Prakash, the businessman associated with Jharkhand CM, overturning High Court's decision. Supreme Court ने क्या कहा? In money laundering cases, prosecution must establish that PMLA offense was committed and proceeds of crime exist and the accused is involved before opposing bail. यानी कि किसी को PMLA बहुत स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन है, उसके अंडर मान लो एक बार किसी के अरेस्ट होगी तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर किसी को अरेस्ट करने से पहले पुलिस को या प्रोसिक्यूशन को मेक श्योर करना चाहिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल्ड हो, कि जेन्युइनली प्राइमा फेसाई विजिबल होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर पनिशेबल है या ये एक एक्यूज्ड है। अगर ऐसे ही आपने assumptions पर, mere conjectures पर उसको अरेस्ट कर लिया है तो फिर बेल मिलना उसका अधिकार है। ठीक है जी। Custody rights of natural parents can be overruled for the child's welfare. देखो हमारे हिंदू लॉज की अगर हम बात करें, नेचुरल गार्डियन कौन होता है? नेचुरल गार्डियन एक बच्चे का उसका फादर है। अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो उसका नेचुरल गार्डियन उसकी मदर है। यह है जनरल लॉ। बट सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे डिफरेंट लॉज में हर जगह ये लिखा है कि नेचुरल गार्डियनशिप से भी ऊपर है चाइल्ड का वेलफेयर। मान लो उनके घर में जो बच्चा रह रहा है उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अब्यूजिव है,
वो टॉक्सिक है बच्चे के लिए, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या जो कंसर्न कोर्ट है बच्चे की कस्टडी किसी और को भी दे सकता है। हो सकता है कोई और गार्डियन अपॉइंट कर दे, हो सकता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स को कस्टडी दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल ऑफ गार्डियनशिप लाइज द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। सो चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस व्हाइल डिसाइडिंग द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड। कि जब भी एक बच्चे की कस्टडी डिसाइड की जाएगी तो क्या चीज देखी जाएगी कि उसका वेलफेयर किस में है, उसकी भलाई किस में है। ये बाद में देखा जाएगा कि भाई एक्चुअल में लीगली गार्डियन कौन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन कस्टडी केसेस चाइल्ड्स वेलफेयर इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस नॉट मियरली द लीगल राइट्स ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो चाइल्ड्स इंपॉर्टेंस, चाइल्ड्स वेलफेयर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, उसको देखकर ही हम कस्टडी किसी को ग्रांट करेंगे। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट फिर मेंटेनेंस राइट्स पे एक जजमेंट आ गया। इसमें कहा होम मेकर्स कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड, फाइनेंशियल राइट्स अफर्म्ड। कि जस्ट बिकॉज कोई घर पे काम कर रही है कोई फीमेल, जैसे हम अपनी मदर्स को इतना लाइटली अंडर एस्टिमेट करते हैं, भाई मेहनत तो वो भी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मदर्स के, होम मेकर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाइज टू ऑल डाइवोर्स्ड वुमेन इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। ये हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जिसके अंदर कोई भी रिलीजन की फीमेल, चाहे वो डाइवोर्स्ड भी क्यों ना हो, वो अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, मेंटेनेंस कैन बी सॉट बियॉन्ड द इद्दत पीरियड, दिस इज फॉर मुस्लिम वुमेन। ठीक है, मुस्लिम लॉज के अंडर वो सिर्फ इद्दत पीरियड यानी कि 3 महीने मैक्सिमम तक वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। बट अगर हम 125 सीआरपीसी की बात करें, जैसे बाकी रिलीजन की फीमेल्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, वैसे ही मुस्लिम वुमेन भी क्लेम कर सकती है। सेक्युलर लॉज टेक प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल लॉज। ठीक है, सेक्युलर लॉ कौन सा है? 125 सीआरपीसी। सो 125 सीआरपीसी विल ओवर पावर द मुस्लिम लॉज, कि अगर कोई मुस्लिम फीमेल है उसको 125 सीआरपीसी का बेनिफिट मिलेगा और वो मैक्सिमम मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, 3 महीने तक वो लिमिटेड नहीं रहेगी। ठीक है, मेंटेनेंस इज अ मैटर ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड नॉट चैरिटी। ठीक है जी। अब ये नीट यूजी वाले इशू पे आ जाते हैं। यहां पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी। सैंक्टिटी हैज बीन अफेक्टेड, कि पेपर में कुछ तो गड़बड़ हुई है, वी नीड आंसर्स। हाउएवर कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। कोर्ट ने बट काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं कहा था, ना ही रीटेस्ट करने को कहा था, बट ये कहा था पेपर में गड़बड़ जरूर हुई है। ठीक है, देन फॉर दोज हु पास द एग्जाम जस्टिस, इन्होंने ये भी कहा लेट द काउंसलिंग स्टार्ट, वी आर नॉट स्टॉपिंग द काउंसलिंग, इट्स इन रिस्पॉन्स टू सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ये भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा था। नीट का एग्जाम हुआ, यूजीसी का एग्जाम हुआ, वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा था, तो ये भी मिसलेनियस पैसेजेस में आपसे पूछा जा सकता है। Public Examinations Prevention of Unfair Means Act has been enacted to prevent malpractices in public examination and common entrance test across India. This law comes amid controversies over alleged malpractices in NEET and UGC NET examination, है ना? हमने देखा ही था कैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में एक रैंक कितने सारे बच्चों को आया था, विच वॉज नॉट पॉसिबल, या जो स्कोर दिए गए थे, जो कैलकुलेशन है, जो उनका मेथड ऑफ कैलकुलेशन है उस एग्जामिनेशन में, उसके हिसाब से फ्लॉड थे। तो बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को एड्रेस करने के लिए इमीडिएटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट ऑफ 2024 लागू किया था, जिसके अंडर करोड़ों का फाइन लगाया जा सकता है। अगर कोई गिल्टी पाया जाता है, जहां पर कोई एग्जाम पेपर लीक कर रहा है या पेपर के कंडक्ट करने में कुछ गड़बड़ कर रहा है, करोड़ों रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है जी। अगला है लीगल प्रोफेशन इज सुई जनरिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडवोकेट्स आर नॉट लायबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, कि भाई जो आपके एडवोकेट्स हैं उनके खिलाफ आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं जा सकते कि मेरे एडवोकेट ने मुझे अच्छी सर्विस नहीं दी, इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। सो एडवोकेट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। Judgment resolves whether advocates can be held liable for service deficiencies. It overturns the National Consumer Dispute Resolutions ruling, which had held एडवोकेट्स आर लाइबल, यानी कि हमारा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन है उसने कहा था एडवोकेट्स पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं एप्लीकेबल होगा। Court emphasized that consumer protection laws were meant for businessmen, businesses and professionals and not for professionals like lawyers. So businesses पर ये applicable है, but it is not applicable to professionals. अब है स्त्रीधन। स्त्रीधन के लिए मैंने आपको बताया ही, स्त्रीधन इज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ वुमन एंड द हस्बैंड हैज नो टाइटल और इंडिपेंडेंट डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बार एक फीमेल की कोई प्रॉपर्टी है,
चाहे वो उसके पेरेंट्स ने उन्हें दी है, चाहे इन लॉज ने दी है, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली उसको बिलोंग करती है, कोई और व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है जी। देन सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया स्त्रीधन बिलोंग सोनली टू हर, ग्रांटिंग हर फुल अथॉरिटी ओवर इट, फ्री फ्रॉम हर हस्बैंड्स कंट्रोल। हस्बैंड का कोई कंट्रोल नहीं है इस प्रॉपर्टी में। ठीक है जी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज अ डिस्टिंक्ट राइट, इसको रिकॉग्नाइज किया। मल्टीपल टाइम्स सुप्रीम कोर्ट ने हमारा राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को आर्टिकल 21 के अंडर जस्टिफाई किया है, आर्टिकल 21 के अंदर उसको इंक्लूड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैज अफर्म्ड दैट इंडिविजुअल्स हैव अ फंडामेंटल राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, चलो जी। अब ये आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया अपना जजमेंट, प्लीज सीकिंग 100% ईवीएम एंड वीवीपैट वेरिफिकेशन। वीवीपैट वेरिफिकेशन क्या है? जिसको आपने वोट डाला उसका एक वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि एक प्रिंट आएगा कि किसका वोट आपको डाला है। एक व्यक्ति ने पीआईएल डाली कि भाई 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए, सबके प्रिंट आउट चेक होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट इस पे रिजर्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी इस पे हम अगर रूलिंग देंगे तो पूरा इलेक्शंस का शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, so Supreme Court dismissed petitions demanding cross verification of votes cast on EVM with voter verifiable paper audit trial slips. Then इसके बाद देखो इसमें क्या डिसाइड हुआ, जजेस ने कहा इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ट्रस्ट इन इलेक्टोरल सिस्टम वो जरूरत है। इलेक्शन कमीशन आर्ग्यू किया फुल काउंटिंग इज प्रोन टू एरर, कि पूरी काउंटिंग में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया ब्लॉक में थी उन्होंने कहा कि फुल काउंटिंग होनी चाहिए। वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया 2014 में फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये इसकी जो पिटीशन थी उनको क्या किया था, इसको डिसमिस कर दिया था। ठीक है जी। अब इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया इस जजमेंट में डाइवोर्स्ड वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस। ये भी हमने पीछे भी पढ़ा कि मुस्लिम वुमेन भी सीआरपीसी 125 के अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि वो एक सेक्युलर प्रोविजन है। ठीक है जी। फिर है सुप्रीम कोर्ट अमाइकस अपॉइंटेड अमाइकस क्यूरे, यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट फॉर इनसाइट्स ऑन मैटर्स। समद कंटेस्टेड कोर्ट्स ऑर्डर 20,000, ये पिछले ही केस का है। ठीक है, कि मुस्लिम वुमेन के पास भी मेंटेनेंस का अधिकार है, ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। फिर है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों? अब ये आपको पता होना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किस ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका राइट टू इंफॉर्मेशन इफेक्ट हो रहा है, जो कि किसके अंडर आता है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जहां पर जो सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको यही अधिकार नहीं है, जहां उनको यही नहीं पता चल पा रहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहां से आ रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है जी। चलो जी, so these were some important judgments of 2024 which you may find in your CLAT examination for the 2025, यानी जो अभी आपका दिसंबर में पेपर होने वाला है, इनमें से कुछ पैसेजेस आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। सो आई होप आज का ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग द पैसेजेस, अगर कोई भी पैसेज इन टॉपिक से आता है। बाकी आप लोग भी और इन चीजों के बारे में, जैसे वीवीपैट के बारे में पढ़ लेना, जैसे इसके अलावा वक्फ बिल के बारे में भी जरूर पढ़ना, वो भी बहुत ही लाइमलाइट, बहुत ही हाईलाइट में रहा था वो टॉपिक। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। वी विल वाइंड अप दिस सेशन। आई विल मीट यू ऑल वेरी सून विद सच अमेजिंग सेशंस, जहां पर हम और भी आपके क्लैट ओरिएंटेड, क्लैट रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप you all have a great day. All the best to all my lovely students.